नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप ये जो सवाल देख रहे हैं, आपने थंबनेल पे भी देखा ये सवाल, और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंट के पीछे का रीज़न ये है कि आपका ये सवाल पिछले साल पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ पूछा गया है और एलपी सीबीटी 2 के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए, आपके सिलेबस में मेंशन है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, और यही क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के तहत आपको एक टॉपिक पढ़ना होता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के बारे में, यानी कि चालक की धारिता के कंसेप्ट को। और ये आपका सवाल ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावे स्टेट में आप बीपीएससी का अगर पेपर देते हैं, जो आपका टीआरई का जो एग्जामिनेशन यानी जो शिक्षक की नियुक्ति करवाती है, इस एग्जामिनेशन में भी आपका सवाल पूछा जा चुका है। तो इसीलिए ये सवाल काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में। और देखिए, अभी का ये पैटर्न पे ये सब सवाल आपको बना करके जाने होंगे, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन कट थ्रू कंपटीशन है। तो चलिए, इस सवाल को बनाएंगे कैसे, इसको समझते हैं। लेकिन ये सवाल आपसे तभी बनेगा जब आप कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे अच्छे से। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको पूरा ही, थोड़ा सा नहीं लेकिन कम समय में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा कि चालक की धारिता का कंसेप्ट होता क्या है। देखिए, आप सभी को पता है कंडक्टर के बारे में, यानी कि आपको पता है किसके बारे में, चालक के बारे में। मैं यहां लिख दे रहा हूं सबसे पहले कंडक्टर के कंसेप्ट के बारे में। तो आपको क्या पता है चालक के बारे में? चालक का मतलब ये आपको यही मैंने बताया है कि इसमें जो होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, काफी अधिक होती है ना। यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें बहुत अधिक होती है, जिससे आपका करंट बहुत ही आसानी से पास हो सकता है। जिसका एग्जाम्पल आपको पता है क्या है, जितने भी मेटल हो गए, आपकी बॉडी हो गई, यानी कि ह्यूमन बींग्स के जो शरीर है वो एक गुड कंडक्टर है। यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है सर, यहां तक तो हमें समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, चालक की धारिता के कंसेप्ट को समझते हैं। तो मैं एक कंडक्टर ले रहा हूं, एक होलो स्फीयर कंडक्टर है, यानी कि एक खोखला गोला मैं ले रहा हूं। ठीक है ना, मैंने एक खोखला सा गोला लिया है, और ये क्या है, आपका एक चालक है, यानी कि ये क्या है, आपका एक कंडक्टर है। ठीक है, यहां तक कोई समझने में कोई तकलीफ है? यानी खोखला गोला मतलब क्या होगा, एक होलो स्फीयर है। ठीक है ना, ये क्या है, आपका एक होलो स्फीयर है। अब इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, चार्ज। याद रखना है, मैंने क्या कहा कि मैंने एक खोखला गोला लिया है, और ये गोला कैसा, एक चालक है, यानी कि एक कंडक्टर है। यानी कि मैंने एक मेटल का एक खोखला गोला लिया। तो जब मैं इसके ऊपर चार्ज दूंगा, ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर चार्ज दिया, तो ये चार्ज क्या होगा, इसके सरफेस पे क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। ठीक है ना। हमने ये कहा कि जब भी खोखले गोले कोई कंडक्टर को हम लेते हैं, तो जब हम इसके ऊपर चार्ज डालेंगे तो ये चार्ज जो होता है उसके आउटर सरफेस में फ्लो करने लगता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है खोखले गोले की या फिर कंडक्टर की। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? यानी आपको भी पता है, आपने भी पढ़ा है कि जब बिजली चमक रही होती है, और अगर आप कार के अंदर हैं बैठे हुए, ठीक है, आप अगर कार के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपको कहा जाता है कि शीशे दरवाजे लगाकर कार के अंदर ही बैठे रहें। अगर बिजली गिरेगी भी तो जो चार्ज है वो सारे के सारे जो कार का जो आउटर लेयर है उसमें क्या हो जाएगा, फ्लो करने लगेगा, और फ्लो करते हुए अर्थ में क्या हो जाएगी, वो समाहित हो जाएगी, और आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके पीछे रीजन यही है कि ये जो कार का जो आउटर सरफेस है ना, वो ये खोखले गोले की तरह ट्रीट करने लगता है, जिससे जो चार्ज यानी कि जो बिजली जब चमकती है और ये जब गिरती है, तो ये पूरा का पूरा चार्ज इस कार के आउटर सरफेस में फ्लो करने लगता है, और फ्लो करने के तहत ये हमारे धरती में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, जिससे हमें कोई भी नुकसान नहीं होता। यहां तक चीजें क्लियर है? अब एक क्या कर रहा हूं मैं कि इस कंडक्टर के ऊपर मैं चार्ज मैं ट्रांसफर करते जा रहा हूं, मैं इसके ऊपर और भी चार्ज दिए जा रहा हूं। तो क्या होगा, इस प्रकार से एक चार्ज का क्या होगा, एक लेयर बन जाएगा। चार्ज का लेयर मतलब क्या होगा, इस चार्ज के चारों तरफ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। होगी ना, समझ में आ रहा होगा आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी का पूरा क्लास देखा। मैं इसके ऊपर और भी चार्ज दिए जा रहा हूं, तो एक क्या हो रहा है, चार्ज का एक लेयर है ना, ये लेयर क्या हो रहा है, इस होलो स्फीयर के चारों तरफ एक लेयर सी बनती जा रही है। लेकिन क्या, अब आप ही सोचिए, क्या मैं इसके ऊपर चार्ज देते जाऊंगा तो क्या ये लेयर बनते जाएगा? नहीं। हर एक चीज की क्या होती है, अपनी एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाहर जब आप कोई काम करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन देखने को मिलता है।
तो अगर मैं और भी इसके ऊपर अगर चार्ज देने चाहूं तो होगा क्या कि ये चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के बीच में क्या करने लगेगा, रिपल्सन करने लगेगा, यानी कि प्रतिकर्षण करने लगेगा। यानी चार्ज इधर भागना चाहेगा, कोई चार्ज इधर भागना चाहेगा, कोई चार्ज इधर भागना चाहेगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, लीकेज ऑफ चार्जेस, है ना। यानी कि चार्ज का क्या होगा, यहाँ पे लीकेज होगा। यानी अब समझिएगा, मैं चालक की धारिता का कंसेप्ट में आ रहा हूं क्या, कि जब भी कोई होलो स्फीयर में हम जब चार्ज को देते हैं तो उसके चारों जो सरफेस है ना, उसकी जो चारों सरफेस है, उसके चारों सरफेस में क्या होती है, वो फ्लो करने लगती है। लेकिन चार्ज कितने देर तक या फिर कितना हम उसे देंगे, तो एक सर्टेन लिमिट तक। यानी किसी भी कंडक्टर की, है ना, किसी भी कंडक्टर की यानी किसी भी चालक की चार्ज को यानी कि आवेश को धारण करने की क्या होगी, यानी धारण करने की मतलब धारिता, इसी को बोलते हैं। यानी मैंने कहा कोई भी चालक, कोई भी कंडक्टर, कोई भी मेटल में अगर आप चार्ज दे रहे हैं तो उस कंडक्टर की अपनी क्या होगी, एक कैपेसिटी होगी, एक धारण करने की एक लिमिट होगी। उसी को हम क्या कहते हैं, चालक की धारिता कह देते हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा सर? मैंने ये कहा कि कोई भी चालक में जब आप चार्ज को दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस चार्ज की, उस चालक की, उस कंडक्टर की, उस मेटल की क्या होगी, अपनी एक क्या होगी, कैपेसिटी होगी। क्या कैपेसिटी होगी, धारण करने की उस चार्ज को, और वो धारण करने की कैपेसिटी ही उस चालक की क्या कहलाती है, चालक की धारिता कहलाती है। क्या कोई तकलीफ है समझने में? कोई तकलीफ नहीं होगी। अब मैं आपको एक कंसेप्ट रिकॉल करवा रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको पढ़ाया था विभव के बारे में, है ना, आपको याद भी होगा विभव के बारे, यानी कि पोटेंशियल के बारे में। हमने क्या कहा था कि ये आपका कोई एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मान के चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस चार्ज के कारण बना है। और मैं इन्फिनिटी से कोई एक पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर लाना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे जब आप देखेंगे तो चार्ज का जब यहां पे आप लेयर देखेंगे तो ये इतना मोटा सा एक लेयर बना, यानी यहां पे क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे जो चार्ज की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। फिर से देखिएगा अच्छे से, मैंने ये कहा कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है ना, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये इसका अपना क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है, विद्युतीय क्षेत्र बन गया है। तो इस विद्युतीय क्षेत्र के अंदर अगर ये कोई भी चार्ज को मैं अंदर लाना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पर भी कोई पॉजिटिव चार्ज को इसके अंदर, इस यानी कि यहां पे जो चार्ज रखा हुआ इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी बिंदु पे मैं इसको लाना चाहूंगा तो मुझे क्या होगा, बहुत अधिक कार्य करना पड़ेगा कि नहीं। कंपैरेटिवली इससे अगर मैं देखूं तो यहां पे जो वर्क डन होगा वो काफी अधिक वर्क डन होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आइए, तो हमने क्या बताया था विभव के बारे में, कि जो आप वर्क डन करते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में, उसे ही आप क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। यही आपने जाना था ना भाई, इसी को आप क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो आपका जो विभव है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन है या नहीं, ये बताइएगा। विभव जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन है या नहीं, ये बताइए। बिल्कुल है सर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आप जितना अधिक इस कंडक्टर के ऊपर आप चार्ज देते जा रहे हैं, आपको उतना अधिक क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। यानी कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क हुआ, यानी वर्क हुआ, इट मींस क्या हुआ, विभव भी हो गया। यानी कि आप लिख सकते हैं चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विभव। कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द, बताइएगा भाई। क्या बोला हमने आपको अभी यहां पर यह समझाया कि विभव का डेफिनेशन क्या होता है, कि कोई भी चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में आपको जो वर्क करना पड़ता है उसे ही आप क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। यानी कि जो विभव है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन है। तो यहाँ पे जो चार्ज की संख्या है काफी अधिक है, तो आपको वर्क डन अधिक करना पड़ेगा कि नहीं। यानी आपने चार्ज की संख्या अधिक बढ़ा दी तो आपको वर्क डन अधिक करना पड़ रहा है। अगर वर्क डन अधिक है तो देखिए, वर्क डन अधिक है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी है, तो विभव भी क्या होगा, अधिक होगा कि नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए अब इसको हटाया जाए। अब हम आ रहे हैं, इसका एक मेन फॉर्मूला है, वो मेन फॉर्मूला का डेरिवेशन के लिए मैं इतना आपके लिए काम कर रहा हूं। यानी आप ये समझ गए कि यहां पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज को इस
किसी भी पॉइंट में यहाँ पे अगर इसको लाना होगा तो हमें क्या करना होगा, कोई वर्क करना पड़ेगा, बहुत अधिक अमाउंट में ये वर्क करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो क्यू की संख्या, यानी कि क्यू मतलब क्या है, चार्ज की संख्या अधिक है, तो हमें क्या करना होगा, वर्क भी अधिक करना पड़ेगा। वर्क अधिक करना पड़ रहा है यानी कि विभव भी क्या होगा, अधिक उत्पन्न होगा। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी कि वोल्टेज या फिर विभव बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाएंगे तो हम इसके जगह लिखते हैं क्यू इक्वल्स टू सी भी। ये सी क्या है, ये सी को ही हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी इसी को हम लोग हिंदी में लिखते हैं चालक की धारिता। बताइए कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आप यहां से सी का फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, सी इक्वल्स टू क्यू अपन भी निकाल सकते हैं। यहां से आप एसआई यूनिट से भी आपका सवाल पूछा जाता है कि क्यू को जब आप कूलाम लेंगे, ठीक है ना, एसआई यूनिट और भी यानी वोल्टेज को आप जब वोल्ट लेंगे तो उस समय जो आपका जो कैपेसिटेंस और कैपेसिटर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, फैराड होता है। यानी यहां से एक और आपको एक पॉइंट याद रखना होता है कि 1 फैराड इक्वल्स टू क्या होता है, 1 कूलाम बाय वोल्ट, ठीक है। यहां तक कोई तकलीफ, यानी हमने क्या पढ़ा सर, हमने अभी आपको यह बतलाया कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहते किसको है। यानी हमने आपको यह बताया कि हम कोई भी एक कंडक्टर, खोखला सा कंडक्टर लेंगे और उसके ऊपर जब हम चार्ज देंगे तो हम ये देख रहे होते हैं कि उस खोखले कंडक्टर के सरफेस में वो चार्ज क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है। अब हम इस पे चार्ज दिए जा रहे हैं, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक ही इसकी क्या होगी, उस चार्ज को धारण करने की एक क्षमता होगी। किसकी, इस चालक की, यानी कि इस कंडक्टर की। क्लियर है। तो अब यही कंसेप्ट को हमने क्या बताया, यानी कि कोई भी चालक की चार्ज को, यानी कि आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। और फिर हमने ये बताया कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को किसी भी पॉइंट में, यानी इस खोखले सरफेस के चारों तरफ जो आपने चार्ज डाला है किसी भी पॉइंट में ला रहे हैं तो आपको कुछ वर्क करना पड़ रहा है, और ये वर्क क्या होगा, बहुत अधिक अमाउंट में कर रहे हैं। अगर अधिक अमाउंट में वर्क कर रहे हैं यानी कि विभव भी अधिक उत्पन्न होगा। इट मीन्स अगर आप चार्ज की संख्या बढ़ाए जा रहे हैं कंडक्टर पे तो उस पे जो उत्पन्न आपका जो विभव है वो भी क्या होगा, अधिक होगा, यानी कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी होगा। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो उसके जगह हम सी लिखेंगे, सी का फॉर्मूला आ गया सी इक्वल्स टू क्यू अपन बी। यहां से आपने यूनिट का पूरा खेल देख लिया। यहां तक दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए सबसे पहले एक बेसिक सा ये क्वेश्चन कर लेंगे, देन फिर आगे हम लोग चलेंगे मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला गया है साहब, क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है कि इफ अ कैपेसिटर स्टोर, अच्छा एक चीज ये भी याद रखिएगा, आपसे एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैपेसिटर का मतलब क्या है। ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है ना। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। इफ अ कैपेसिटर स्टोर 3 कूलाम एट 10 वोल्ट्स, ठीक है, यानी कि कोई कैपेसिटर है जिसने कितना चार्ज को स्टोर कर लिया, 3 कूलाम चार्ज को स्टोर कर लिया है, और कितना वहां पे वोल्टेज उत्पन्न हो गया। समझिए भाई, जो मैंने ये बोला कि ये जो आपका क्या है, एक कंडक्टर है जिसमें आपने 3 कूलाम, ठीक है ना, कितना 3 कूलाम चार्ज दे दिया है, जिसके कारण यहाँ पे कितना विभव उत्पन्न हो गया है। तो यहाँ पे आपने 3 कूलाम चार्ज दिया तो यहाँ पे कितना उत्पन्न हो गया, 10 वोल्ट विभव उत्पन्न हो गया। ये क्वेश्चन यही है, समझिए प्रैक्टिकली। तो कैपेसिटेंस विल बी, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, यदि कोई संधारित्र 10 वोल्ट पर 3 कूलाम संग्रहित करता है तो इसकी धारिता हमें बताइए। तो भाई इजी सा क्वेश्चन है। धारिता इक्वल्स टू क्या होता है, सी इक्वल्स टू क्यू अपन बी। कितना कूलाम चार्ज इसने स्टोर किया है, 3 कूलाम चार्ज स्टोर किया है, जिसके कारण कितना विभव वोल्टेज उत्पन्न हो गया है, 10 वोल्ट उत्पन्न हो गया, यानी कि 0.3 फैराड इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बताइए कोई तकलीफ है, इसका सही उत्तर 0.3 फैराड। अब आइए हम लोगों का मेन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बनाना। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से बना पाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैथ्स है क्योंकि एरर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन को बनाया गया, और ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। सेम एज इट इज ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर जब आप पढ़ेंगे, उसमें ही आपको पावर जो लॉस होता है ना, जब आप स्टेप अप या स्टेप डाउन यूज करते हैं तो क्या होता है, पावर कांस्टेंट होता है, तो वहां पे भी ये सवाल बनते हैं सेम इस प्रकार से इक्वेशन देकर के। चलिए पहले इसको हम लोग सीखते हैं, इस सवाल को बनाने का तरीका। बोला ये गया है कि कोई कैपेसिटर है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कि कोई कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस वैल्यू दे दी गई, यानी कि सी की वैल्यू आपको दे दी गई है 3 ± 0.1 माइक्रोफराड। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, यानी यहां पे जो आपको एग्जामिनर ने वैल्यू दिया है 3 ± 0.1, यानी एरर है। यहां इनको भी नहीं पता कि 3 माइक्रोफराड है होगा, या इसमें इन्होंने प्लस माइनस कर दिया। इट मीन्स क्या है कि 3 में प्लस
0.1 करिए या 3 में 0.1 माइनस करिए, यानी कि इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू क्या हो सकती है, 3.1 भी हो सकती है या फिर 2.9 भी माइक्रोफराड हो सकती है। इसका मतलब ये है, समझ में आया इसका मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज टू अ वोल्टेज, तो इस कैपेसिटेंस के कारण यहां पे जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ वो एक 16.0 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट, यानी कि 16 में आप 0.5 प्लस करेंगे या फिर 0.-5, यानी कि 15.5 वोल्ट। द टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर विथ इन द एरर वुड बी, यानी आपको यहां पर बताना क्या है कि टोटल चार्ज की वैल्यू बतानी, यानी कि टोटल चार्ज की वैल्यू बतानी है। आगे क्वेश्चन हिंदी में कर लें। धारिता की वैल्यू दे दी गई है एरर के फॉर्म में, प्लस 0.1 माइनस है, प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफराड है, और वोल्टेज की जो वैल्यू दी गई है प्लस माइनस 0.5 वोल्ट। तो आपको पूछा गया है आवेश कितना होगा, ठीक है ना, 3T के भीतर संधारित्र पर कुल आवेश कितना होगा। समझ में आया। अब देखिए यहां पे समझिए, आवेश का वैल्यू पूछा है, यानी कि क्यू का मतलब आपसे ये वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या क्यू का वैल्यू आप बता पाएंगे। क्यू का वैल्यू क्या हो निकलेगा, सी इंटू वी। अभी तो हमने पढ़ा ना भाई, कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू क्यू अपन बी, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इंटू वी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू इक्वल टू सी इंटू वी में, तो सी की वैल्यू आप कितना लिखेंगे और वी की वैल्यू कितना लिखेंगे। सी का वैल्यू यहाँ पे 3.0 है और वी का वैल्यू 16.0 है, आप ऐसे लिखेंगे, है ना। सी की वैल्यू आप 3 लिखेंगे और वी का वैल्यू आप 16 लिखेंगे, तो 16 तिया 48 क्या हो जाएगा, कुलाम। ठीक है, 48 कुलाम आप ये टिक आउट करेंगे, ठीक। लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू 3.0 नहीं है, प्लस माइनस 0.1 भी है। तो जब इस प्रकार से क्वेश्चन होता, तो आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, यहाँ पे एरर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अब समझिए कैसे होता है, जैसे कि x इक्वल टू वाई इंटू जेड है। यहाँ अगर आपको एरर निकालना है तो कितना चेंज x में आया है और उसकी ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करेंगे, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, पॉइंट है यानी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। क्या चेंज आया y में, बाय ओरिजिनल वैल्यू y प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है इसलिए प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पे जेड में क्या चेंज आया और उसके ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए यहाँ क्या है, क्यू इक्वल टू क्या है, सी इंटू वी है। तो क्यू में कितना चेंज है इसको लिखते हैं, यानी कि डेल्टा क्यू बाई ओरिजिनल वैल्यू ऑफ क्यू, ये हम लोग एरर निकाल रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए इक्वल्स टू सी में कितना चेंज आया बाई ओरिजिनल वैल्यू ऑफ सी, प्लस वी में क्या चेंज आया बाई ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, डेल्टा क्यू की वैल्यू हम लोग पुट डाउन करते हैं। अच्छा एक चीज ये यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे एक चीज का गलती है, यहाँ पे जो सी की जो वैल्यू दी गई है, ध्यान रखना है मेरे भाई, यहाँ पे जो सी की वैल्यू दी गई है ये आपका माइक्रो फराड में दी गई है ना। लेकिन सी की वैल्यू क्या हमें लेना है, एसआई यूनिट फराडे में लेना है, क्योंकि वोल्ट का वैल्यू हमने वी में लेना है, वोल्टेज का वैल्यू वोल्ट में लेंगे, और कुलाम हम लोग लेंगे चार्ज में, चार्ज का एसआई यूनिट, ठीक है। तो अब इसको हम लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले एसआई यूनिट को लेते हुए। देखिए सी का वैल्यू क्या दिया गया है आपको, 3 माइक्रोफराड है, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, इंटू वी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 16 है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू का वैल्यू आ जाएगा 16 या 48 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम, ठीक है। ये आ गया क्यू का वैल्यू, समझ में आया ना भाई। 1 माइक्रोफराड इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻6 कुलाम होता है, याद रखना है मेरे भाई, कितना होता है, 10⁻⁻6 फराडे होता है, ठीक है। 10⁻⁻6 क्या होता है, फराडे होता है। यहाँ पे कुलाम मैंने लिख दिया, यहाँ होगा फराडे, ठीक है, ये हो गया आपका फराडे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अच्छा कुलाम चार्ज है ना यहाँ पे, तो सी हो जाएगा यहाँ पे, तो कुलाम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 48 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम, ठीक है, क्या हो जाएगा ये आपका कुलाम। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यानी कि क्यू की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई, तो यहाँ से क्यू का वैल्यू आप डेल्टा क्यू हमें निकालना है, यही हमें निकालना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, 3T के भीतर संधारित्र पर कुल आवेश क्या होगा, यानी ये आपसे बोला गया द टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर विथ इन द एरर वुड बी, ठीक है ना। चलिए तो डेल्टा क्यू का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, डेल्टा क्यू अपन क्यू की वैल्यू आपको दे दी गई है 40, आपने निकाल लिया है 48 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। चलिए डेल्टा सी की वैल्यू कितनी दी गई है, डेल्टा सी की वैल्यू दी गई है 0.1, ठीक है 0.1, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.1, और सी की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस डेल्टा वी का वैल्यू क्या दिया गया है, देखिए डेल्टा वी का वैल्यू दिया गया 0.5 और वी का वैल्यू कितना है 16, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.5 बाई 16, ठीक है 0.5 बाई 16। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर से आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना होगा। चलिए यहाँ पे अभी आपको इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, डेल्टा क्यू बाई क्यू ही यहाँ पे अभी हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है ना।
यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, डेल्टा क्यू बाई क्यू। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, डेल्टा क्यू बाई क्यू का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे भाई 30 हो गया, ये हो गया आपका 160। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। तो 16, ये हो गया आपका 16 और ये हो गया 16 तिया 48, 3 पचे 15, ठीक है। यही होगा ना मेरे भाई। कैलकुलेशन भी करते चलेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। तो डेल्टा क्यू बाई क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना हो जाएगा 2031, ठीक है ना, 31/480 ये वैल्यू आ गया यहाँ पे डेल्टा क्यू। अब यहाँ से क्यू का वैल्यू हम लोग पुट आउट, यहाँ से डेल्टा क्यू निकाल सकते हैं ना, 31/480 इंटू क्यू इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे 48 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, 48 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। 48 से ये कट जाएगा 10 और ये 10 से ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻7, यानी कि डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 31 इंटू 10⁻⁻7, 31 इंटू 10⁻⁻7। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइएगा अभी, कोई दिक्कत? यानी आपका डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना आया है 31 इंटू 10⁻⁻7 आया। अगर इसको मैं लिखूं तो 3.1 10⁻⁻6 लिख सकता हूं कि नहीं, ये बताइएगा। 3.1 इंटू 10⁻⁻6, यानी अब आपको मैं एरर पूछ रहा हूं कितना है। देखिए डेल्टा क्यू आपने निकाल दिया, फाइनल एरर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, फाइनल एरर लिख रहा हूं क्यू प्लस डेल्टा क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू कितनी है 48 इंटू 10⁻⁻6, 48 इंटू 10⁻⁻6 प्लस डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है 3.1 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻6 कॉमन आ जाएगा तो 48, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस में आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा ये आपका प्लस माइनस, ये हो गया आपका प्लस माइनस। तो 48 प्लस माइनस 3.1 इंटू 10⁻⁻6, ये होगा आपका सही उत्तर। तो ऑप्शन देखते हैं, 48 प्लस माइनस 3.1 होगा, यहाँ पे ऑप्शन में ठीक कर लीजिएगा 3.1, सारे जगह 3.1 होगा, ठीक है ना, 3.1, ये हो गया आपका 3.1, ये हो गया आपका 3.1। तो देखिए ये भी आपका 48 प्लस माइनस 3.1 है, लेकिन यहाँ पे जब आप ध्यान देंगे तो 10⁻6 कूलाम है और यहाँ 10⁻⁻6 कूलाम है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आया 48 प्लस माइनस 3.1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 48 प्लस माइनस 3.1 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, यहाँ एरर बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो एरर में आपको करना कुछ नहीं है, बस ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एरर में हम लोग क्या करते हैं डेल्टा एक्स अपन एक्स। अब आगे मैं एक और क्वेश्चन करवाया भी हूं एप्लीकेशन में परसेंटेज एरर निकालने के लिए, तो उसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। बाकी ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, आपने समझ लिया होगा ये क्वेश्चन। देखिए हमने काफी सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रखे हैं, तो आप इस चैनल पे भी विजिट करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। देखिए हमने क्या क्या, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ क्या क्या हम लोगों ने कवर किया। सबसे पहले हमने समझा कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर होता है क्या, यानी चालक की धारिता क्या होती है। तो हमने ये बताया कि हम एक खोखला सा कंडक्टर लेंगे, तो और हम जब उसमें चार्ज दे रहे होंगे तो उसके चारों तरफ सरफेस पे क्या हो रहा होगा, वो फ्लो करने लगेगा वो चार्ज। लेकिन कब तक हम चार्ज देते जाएंगे, तो एक सर्टेन लिमिट होगी किसकी, इस कंडक्टर की, इस चालक की। तो इस कंडक्टर की जो चार्ज को धारण करने की जो क्षमता है उसे ही हम चालक की धारिता कहते हैं। तो जब हम कोई भी अनंत से कोई चार्ज को हम इसके पॉइंट के अंदर किसी भी बिंदु के अंदर इस बिंदु पे लाना चाह रहे, इस बिंदु पे या इस बिंदु पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा वर्क, है। तो अगर ये वर्क करना पड़ेगा, जिसको हम क्या करें, जिसके कारण क्या है उत्पन्न होगा विभव, यानी कि वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो जितना आप अधिक चार्ज देंगे उतना अधिक आपको वर्क करना पड़ेगा, जितना अधिक आपको वर्क करना पड़ रहा है तो समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है, यानी चार्ज की वैल्यू अधिक आप दे रहे हैं तो वोल्टेज यानी विभव भी वहां पे क्या होगा अधिक उत्पन्न होगा, यानी कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज आप लिख सकते हैं। यहाँ से प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाए तो यहाँ से हमें क्या मिल गया सी, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर मिल गया, और यहाँ से यूनिट की वैल्यू निकल गई। तो इसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पे यूज करके सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में ये जाना कि यहाँ पे दिया गया है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी की वैल्यू जो दी गई है वो हमें माइक्रो फराडे में दी गई है, ये फिक्स नहीं दी गई, 3.0 प्लस माइनस 0.1 है, यानी कि सी की वैल्यू जो यहाँ पे दी गई है, सी की जो वैल्यू दी गई है 3.0 प्लस माइनस 0.1 है ना। इसका मतलब ये है कि ये आपका 2.9 से लेकर के, ठीक है ना, एक रेंज हमें यहाँ पे दे दिया 2.9 से लेकर के 3.1 माइक्रो फराड, ये रेंज में हमें वैल्यू दी गई है। तो हमें यही एरर निकालना था, तो ये एरर हमने निकाल लिया आराम से। केवल ये कंसेप्ट हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए अप्लाई करने के लिए।
तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, क्यू निकाल लिया, यानी कि टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू सी भी करके हमने निकाल लिया। 3 इंटू 10⁻�6 क्यों, क्या, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिया गया, माइक्रो फराड। और अभी मैंने बताया कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या होती है, जब आप चार्ज की वैल्यू कूलाम में लेते हैं और वोल्ट का एसआई यूनिट आप जब वोल्ट में लेते हैं तो कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, फराडे होती है। तो फराड को कन्वर्ट करना होगा, सॉरी माइक्रो फराड को कन्वर्ट करना होगा फराडे में, तो उसको हम क्या करेंगे, 10⁻⁻6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें क्या मिल गया, क्यू मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मिल गया 48 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। और इसके बाद यहाँ से ये बस हमने मैथ्स को अप्लाई किया है और फाइनल वैल्यू ये आपका एरर हमने ये निकाल दिया। टोटल क्यू की वैल्यू हो गया और डेल्टा क्यू यहाँ से हमने निकाला और इसको हमने सॉल्व कर दिया। 48 प्लस माइनस 3.1 इंटू 10⁻⁻6 ये आपका क्या आएगा, एरर आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइएगा। ये क्या है आपका, कुलाम है, यानी कि चार्ज में आपने निकाला ना, तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कुलाम होती है। ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुलाम है। तो 48 प्लस माइनस 3.1 10⁻⁻6 कुलाम। चलिए भाई, बहुत अच्छा सवाल है ये सारे क्वेश्चन करके जाइएगा, मेरिट बनाएगा ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए, बहुत सारे सेशन मैंने लिए हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, आप रेलवे कैंपस में देख सकते हैं। और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, फोकस स्टडी विद अभी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलमोस्ट हम लोगों ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है LPCBT2 के भी और ग्रुप डी के लिए भी। मिलता है अगले वीडियो में। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि कल से आपको मैथ्स के एक्सपेक्टेड 25 सेट दिए जाएंगे, ठीक है ना, 25 क्वेश्चन के LPCBT2 के बेसिस पे, जो उसका स्टैंडर्ड होगा, जरूर से करके जाइएगा। और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन, जैसे कि ये क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन में अब आपका कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर से जो भी क्वेश्चन आएगा ना, यकीन मानिए इस वीडियो के बाद आपका छूटेगा नहीं। यहाँ पे फर्जीवाड़ी की तरह मैंने ये केवल क्वेश्चन नहीं कराया भाई, मैंने पूरा डिटेल जा करके इसकी जो आत्मा थी मैंने रख दी है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की क्या आत्मा हो सकती है, वो सारी आत्मा यहाँ मैंने रख दी है कंसेप्चुअली के लिए समझाते हुए। और फिर मैंने न्यूमेरिकल्स देखे, एक तो सिंपल न्यूमेरिकल और एक इससे ऊपर जाके आपका कोई न्यूमेरिकल बनेगा नहीं है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, और ये क्वेश्चन लेने का मतलब ये था कि आपका प्रीवियस ईयर में ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बस इसी कारण। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।